के राजनीतिक दस्तावेज के लेखों की कड़ी में आज जिस लेख का पाठन मैं अंबेडकर नामा के मंच से आप लोगों के लिए करूंगी वे अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेख में भगत सिंह न केवल कांग्रेस की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हैं बल्कि कांग्रेस को आड़े हाथों भी लेते हैं, उसके कई दिग्गज नेताओं को। और साथ ही इस लेख के केंद्र में वे गांधी की विचारधारा को रखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से अंबेडकर पर भी चर्चा करते हैं। अपने पहले ही लेख में वे स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि जब पंजाब में पहला कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ तो उसका मकसद सिर्फ सरकार या शासन के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करना था। और ये पृष्ठ संख्या 4 पर आप देख सकते हैं, लेख था स्वाधीनता के आंदोलन में पंजाब का पहला उभार। तो एक तरीके से आप इस लेख को गांधी की विचारधारा का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। गांधी जो उस वक्त तक कांग्रेस का पर्याय बन चुके थे, लेकिन इस लेख को सुनते वक्त और इसको समझते वक्त इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उस वक्त सभी सांप्रदायिक ताकतें भी कांग्रेस में ही रहकर काम कर रही थी। तो कांग्रेस का मतलब पूरे व्यापक तौर पर लेना होगा, जिसमें सभी तरह के नरम दल हो, चाहे गरम दल हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतें हो, चाहे साम्यवादी ताकतें हो, सब एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस में ही थी। इसी तरीके से इस लेख को समझने की जरूरत है। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। लेख का विषय है सत्याग्रह और हड़तालें। जून 1928 के कीर्ति में इन दो विषयों पर टिप्पणियां छपी। भगत सिंह कीर्ति के संपादक मंडल में थे। उस समय उनके विचारों संबंधी कुछ झलक इनमें भी मिल सकती है। तो संपादक मंडल में थे और लेख जो है वो उनकी विचारधारा से प्रभावित स्पष्ट तौर पर लगते हैं। सत्याग्रह 1928 में हिंदुस्तान में फिर प्राण धड़कते नजर आने लगे हैं। एक और हड़तालों का जोर है तो दूसरी ओर सत्याग्रह की तैयारियां शुरू हो रही हैं। यह लक्षण बड़े अच्छे हैं। सबसे बड़ा सत्याग्रह बारदोली गुजरात प्रांत के किसान कर रहे हैं। 3 सालों के बाद नया बंदोबस्त किया जाता है और हर बार जमीन का लगान बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह इस बार भी बंदोबस्त हुआ और मामला बढ़ा दिया गया। लोग बेचारे क्या करें, गरीब किसान तो पहले ही पेट भरकर रोटी नहीं खा सकते और वे पहले से 22% लगान कहां से देंगे। सत्याग्रह की तैयारियां की गईं। महात्मा गांधी ने लौट पंजाब के साथ पत्र व्यवहार कर लगान कम करवाने का यत्न किया था, लेकिन जनाब सिर्फ पत्र व्यवहार से सिर झुकाने वाली सरकार यह नहीं है। कुछ असर ना हुआ, सत्याग्रह करना ही पड़ा। एक तरीके से वे लानत भेज रहे हैं कि पत्र व्यवहार किया गया, जबकि ये जानते थे कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलती है कि फॉर्मेलिटी के लिए पत्र व्यवहार किया गया था कि उसको रिकॉर्ड पर डाल सके कि गांधी ने कोशिश तो की। और दोनों ही के लिए, चाहे वे सरकार हो, सत्याग्रह पर जब बात उनके ऊपर आए तब वे कह सके कि मैंने तो कोशिश की थी पत्र व्यवहार से और बात नहीं बनी, और अपने लोगों से भी वे कह सके कि पत्र व्यवहार से मैंने कोशिश करी है तो अब हमें तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीके से वे अपनी फेस वैल्यू बचाते हुए नजर आते हैं। गुजरात में पहले भी किसान 1-2 बार बड़ी भारी सत्याग्रह करके सरकार को हरा चुके हैं। पहल 1917-18 में बारिश अधिक होने से फसलें खराब हो गई थी और रुपए में 4 आना भी नहीं हुई। कानून यह था कि रुपए में 6 आने से कम फसल होने पर उस साल लगान ना लिया जाए, अगले वर्ष एक साथ ले लिया जाए। उस साल लोगों ने जब कहा कि 4 आने भी फसल नहीं हुई तो सरकार नहीं मानी। फिर महात्मा गांधी ने काम हाथ में ले लिया। एक सभा की लोगों को बताया कि यदि आप लगान देने से इनकार करोगे तो आपकी जायदाद जब्त हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? लोग चुपचाप बैठे रहे। तो बंबई के सत्याग्रही नेता इस बात पर बड़े नाराज हुए और चल दिए। लेकिन फिर एक बूढ़ा किसान उठा और उसने कहा कि हम सब कुछ सहन करेंगे। और बाद में सभी लोग यही कहने लगे।
सत्याग्रह शुरू हुआ, सरकार ने भी जायदाद और जमीन जब्त करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 महीने बाद सरकार ने सिर झुका दिया और जमींदारों की शर्त मान ली। तो यहां पर वे गांधी की कार्यशैली पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो सत्याग्रह हुआ ये बाय फोर्स ज्यादा लग रहा है बजाय बाय चॉइस के। गांधी शायद इसको करना नहीं चाहते थे, टालने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही बूढ़े किसान ने बोला तो सारे लोग उसके समर्थन में आ गए और बाय फोर्स उन्हें यह सत्याग्रह करना पड़ा, अपने फेस वैल्यू को बचाए रखने के लिए अपने देशवासियों के सामने तथा कथित। और यहां पर एक खूबी उनके चरित्र की भी उभर कर आती है कि गांधी किसी बात को स्पष्ट तौर पर नहीं कहते थे, वाक्यों को इस तरीके से या इस अंदाज में रखते थे कि कभी तो वे प्रश्न दिखाई देते थे, कभी वे नसीहत दिखाई देते थे। तो इस तरीके से वे दोनों ही रूपों में वाक्यों को रख देते थे ताकि आगे जाकर यदि डिसीजन गलत हो तो वे उसको अपने मन मुताबिक इंटरप्रेट कर सकें, अपने ही कहे हुए वाक्य को कि नहीं 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 मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो नसीहत दे रहा था। या नसीहत गलत हो जाए तो नहीं 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 मेरा मतलब नसीहत देने का नहीं था, मैंने तो प्रश्न किया था। तो यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो जो मैं कह रही हूं उसको आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बार जब महात्मा जी 1923-24 में जेल में थे तब सत्याग्रह हुआ। पहली बार 600 गांवों ने हिस्सा लिया था। इस बार 94 गांव का लगान बढ़ाया गया और इन गांवों ने सत्याग्रह किया, पर उन पर ताजीरी टैक्स लगाया गया था। वहां नियम था कि सूर्यास्त होने पर जायदाद कुर्क नहीं हो सकती थी और किसान सवेरे ही अपने अपने घरों को ताले लगाकर चले जाते और पुलिस को कोई गवाह तक न मिलता। अधिक तंग आकर सरकार ने टैक्स वापस ले लिया। इस बार बारडोली में सत्याग्रह शुरू हुआ है। तो ये यहां पर एक टैक्स का जिक्र है, ताजिरी टैक्स। इस विषय में मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इसे आप गूगल सर्च कीजिएगा, मैं भी करूंगी जैसे ही मौका लगेगा। बारडोली में 1921-22 में आजादी के लिए बड़ा भारी सत्याग्रह करने की तैयारियां की गई थी। सब किस्मत का खेल है, बना बनाया खेल बिगड़ गया। खैर, उन पिछली बातों का क्या करना, क्योंकि मुझे ये कटाक्ष ही लग रहा है, क्योंकि भगत सिंह ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे तो किस्मत को कैसे मानेंगे। अब उस इलाके का बंदोबस्त सरकार ने किया। बेचारे किसानों की मुसीबत। अच्छा बंदोबस्त हुआ, 22% लगान बढ़ गया। बहुत कहा गया, लेकिन सरकार कब मानती है। श्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में काम शुरू हो गया और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। अब जब्ती अधिकारी और सारे अफसर बारडोली तालुके की ओर इकट्ठे हुए हैं, जो उनसे हो सकता है लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिए कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। जायदाद जब्त की जा रही है, जमीनें जब्त करने के हुक्म जारी हो रहे हैं, लेकिन माल सामान उठाने के लिए आदमी नहीं मिलते। इस समय काम वहां जोरों पर है, लेकिन एक मजे की बात यह है कि सारा काम बड़ी शांति से हो रहा है। वे अफसर जो लोगों को तंग करने आए थे उनके साथ बड़े प्यार का व्यवहार किया जाता है। पहले उन्हें रोटी पानी नहीं मिलता था, अब पटेल ने कहा कि उन्हें रोटी पानी जरूर दे दिया करो। तो यहां पर बड़ी बेअदबी से वे पटेल कहकर वल्लभ भाई पटेल का जिक्र कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे कांग्रेस की या उनकी कार्यशैली से बेहद खफा हैं कि कहां तो आंदोलन करने की बात हो रही थी, सत्याग्रह करने की बात हो रही थी, और कहां दूसरी तरफ इतने प्रेम से उन लोगों को जो कुर्की करने आए हैं ट्रीट किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या झोलझाल है। एक दिन शराब की दुकान से 4 टिन कुर्क किए गए, लेकिन उठाने वाला कोई ना मिला। जब अधिकारी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पानी दो, तो झट एक सेवादार सत्याग्रही ने सोडे की बोतल लाकर पिलाई। इस तरह काम बड़े जोरों से पूरी शांति से चल रहा है। बड़ी उम्मीद है कि सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। तो जगह जगह हर पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य आप देख सकते हैं कार्यशैली में। दूसरी जगह कानपुर है, जहां सत्याग्रह होने वाला है। पिछले दिनों कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बाद में ताजिरी पुलिस बिठाई गई। कुछ दिन हुए कि कानपुर के काउंसिल सदस्य श्री गणेश शंकर जी विद्यार्थी संपादक प्रताप कानपुर को एक पत्र मजिस्ट्रेट से मिला
कि अपने दफ्तर के सभी कर्मचारियों की सूची और उनका वेतन या पद लिखकर भेजें, क्योंकि तारी ताजिरी टैक्स वसूल किया जाना है। लेकिन विद्यार्थी जी ने लिख भेजा कि मैं कोई टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही इस काम में कोई सहायता ही करूंगा, क्योंकि दंगा पुलिस ने करवाया था, हमें उसका दंड नहीं मिलना चाहिए। तो उस वक्त पुलिस में जो अधिकारी थे, जो अधीक्षक थे, वे लोग कौन थे? इसकी सोशल ऑडिटिंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कुछ पदों पर ही अंग्रेज हो सकते थे, क्योंकि वे तादाद में मुट्ठी भर ही थे। तो किन के दम पर ये पुलिस महकमे चलाए जा रहे थे, इसकी सोशल ऑडिटिंग पर शोध का विषय तो बनता है। लोगों ने विद्यार्थी जी से पूछा कि हम क्या करें? आपने कहा कि मुसीबत आएगी, नुकसान अधिक होगा, लेकिन यह अत्याचारी टैक्स नहीं देना चाहिए। जलसे हुए 7,000 व्यक्तियों ने टैक्स न देने के कागजों पर हस्ताक्षर कर सरकार को भेज दिए। तैयारियां हो रही हैं। तीसरी जगह मेरठ है, वहां भी बंदोबस्त हुआ और लगान बढ़ गया। वहां भी सत्याग्रह की घोषणा कर दी गई है। पंजाब में भी कुछ ऐसे ही बातें नजर आ रही हैं। शेखुपुर और लाहौर जिलों में ओले गिरने से फसलें नष्ट हो गई हैं, अनाज कुछ भी नहीं हुआ, फिर लगान कैसे दिया जाए? लेकिन यहाँ के सयान सयान आदमी और की तरह बात करते हैं। कांग्रेस के बदनाम आदमी उन किसानों में भाषण ना दें, कहीं सरकार नाराज ना हो जाए। कांग्रेस के बदनाम आदमी, तो वे बदनाम आदमी कौन थे, इसका जिक्र यहां पर भगत सिंह जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इनके साथ साथ के जो लेख होंगे इन्हीं तारीखों के, उनमें इन सब चीजों का जिक्र जरूर होगा कि वे कौन लोग थे जो सरकार की खिलाफत किया करते थे कांग्रेस में रहकर, और जिन्हें कांग्रेस अपने ही व्यक्तियों को बुरा आदमी बोल रही है या बदनाम आदमी बोल रही है। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अंग्रेज पैसे के पीर और उम्मीद यह की जाए कि वे लगान अपने आप माफ कर दें, ये भ्रम अभी कब तक चलेगा? उसी तरीके से हमारा बहुजन समाज बिना लड़े ही ये चाहता है कि कुछ लोगों के दम पर वे आगे बढ़ जाएगा, तो ये सही नहीं है। हर एक का सहयोग किसी चीज को आगे बढ़ाने में लाजमी होता है। बैलगाड़ी भी यदि दोनों पहिए साथ साथ ना चले तो आगे नहीं बढ़ती। अब इसके बाद हड़तालें का जिक्र है। उधर सत्याग्रह की धूम है और इधर हड़तालों का भी कुछ कम जोर नहीं। खुशी इस बात की है कि देश में फिर प्राण जगे हैं और पहले पहल ही किसानों और श्रमिकों का युद्ध छिड़ा है। इस बात का भी आने वाले बड़े भारी आंदोलन पर असर रहेगा। वास्तव में तो ये वही लोग हैं जिन्हें आजादी की जरूरत है। तो असली आजादी वे गरीब किसानों और मजदूरों की मानते हैं भगत सिंह। ये इनका मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित विचारधारा है। किसान और मजदूर रोटी चाहते हैं और उनकी रोटी का सवाल जब तक हल नहीं हो सकता तब तक हल नहीं हो सकता जब तक यहां पूर्ण आजादी ना मिल जाए। वे गोलमेज कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी ऐसी बात पर रुक नहीं सकते। खैर, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में गांधी भी थे और डॉक्टर अंबेडकर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर बाद में थे, गांधी पहले थे। तो यकीनन यहां पर वे उन खुशहाल किसानों की बात नहीं कर रहे हैं भगत सिंह। बात यहां उन गरीब किसानों की हो रही है जो फसल ना होने से, रुपया पैसा ना होने से आत्महत्या करते हैं, और आज भी जिनकी आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है आजाद भारत में, अपने लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों के रहते हुए भी। तो याद रहे कि 100 साल पहले के ये लेख हैं तकरीबन, और वही समस्या आज भी हमारे सामने खड़ी हुई है जस की तस। तो ये आखिर किस तरह का विकास है और किन का विकास है, इसकी भी सोशल ऑडिटिंग हो ही जानी चाहिए इन लेखों के माध्यम से। आजकल लिलुआ रेलवे वर्कशॉप, टाटा की जमशेदपुर मिलों, जमशेदपुर शहर के भंगियों और बंबई की कपड़ा मिलों में हड़ताल हो गई है। वास्तव में तो मोटी मोटी शिकायतें सबकी एक सी होती हैं, वेतन कम, काम ज्यादा और व्यवहार बुरा। इस स्थिति में गरीब मजदूर जैसे तैसे गुजारा करते हैं, लेकिन आखिर असहनीय हो जाता है। आज बंबई में 1.5-2 लाख व्यक्ति हड़ताल किए बैठे हैं। सिर्फ एक मिल चलती है
बात यह है कि नए हथकरघे आए हैं जिनमें एक आदमी को 2 हथकरघों पर काम करना पड़ता है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। यही काम करने वालों का वेतन खास तौर से बढ़ाने, बाकी आम मजदूरों का वेतन बढ़ाने और 8 घंटे से अधिक काम न ले सकने और कुछ व्यवहार संबंधी शर्तें पेश की गई हैं। तो इतिहास साक्षी है कि मजदूरों के लिए जो संगठन बनाए, उनको जो संगठित किया, वे सबसे बड़ी मुहिम जो थी वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाई गई थी। और मजदूरों के जो वर्किंग आवर्स थे वे 12 से 14 घंटे होते थे पहले, उनको घटाकर 8 घंटे करने की मांग सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के संदर्भों में उठाई थी। तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर अंबेडकर को भी वे चर्चा का विषय बनाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वे नहीं कह रहे हैं, लेकिन 8 घंटों की मांग डॉक्टर अंबेडकर ने ही उठाई थी। इस बात का सभी को संज्ञान रहे और साथ ही ये भी संज्ञान रहे कि डॉक्टर अंबेडकर को हम अछूतों का या दलितों का नेता कहकर प्रोजेक्ट करते हैं, ये भी उनकी काबिलियत के खिलाफ एक साजिश ही है। क्योंकि जब अंबेडकर मजदूरों की बात करते हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं 8 घंटे करने की मांग करते हैं, तो वे केवल दलित या अछूत मजदूरों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, वे उन मजदूरों की बात भी कर रहे हैं जो सवर्ण समुदायों के हैं या समुदायों से आते हैं। तो इस तरीके से चाहे माने या ना माने, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं सवर्ण मजदूरों का भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें सिर्फ दलितों का नेता मान लेना उनकी काबिलियत के साथ अन्याय ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर आप लोगों के समक्ष रखने में, न्याय संगत रखने में कामयाब रही हूं और आपको इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि किस प्रकार अंबेडकर जो हैं वे सबका नेतृत्व कर रहे हैं, अकेले अछूतों का नहीं कर रहे हैं। चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। इस समय हड़ताल का बड़ा जोर है। जमशेदपुर मिल के श्रमिकों की भी कुछ ऐसी ही मांगे हैं, वहां भी हड़ताल बढ़ती जा रही है। भंगी अपनी हड़ताल किए हुए हैं और शहर की नाक में दम हुआ है। सबसे अधिक सेवा करने वाले भाइयों को हम भंगी भंगी कहकर पास न फटकने दें और उनकी गरीबी का लाभ उठाकर थोड़े से पैसे देकर काम कराते रहें और बेगार में भी खूब घसीटें। खूब, आखिर उन्हें भी उठना ही था। तो वे पीठ थपथपा रहे हैं भंगी समुदाय की कि आखिरकार उन्होंने इस चीज को समझा कि उन्हें भी संगठित होना पड़ेगा और अपनी मांगों के लिए आंदोलित होना पड़ेगा। वे तो लोगों को विशेषतः शहरों में 2 दिन में सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। उनका उठना बड़ी खुशी की बात है। लिलुआ वर्कशॉप से कुछ आदमी निकाल दिए गए हैं और वेतन के भी कुछ झंझट थे, इसीलिए हड़ताल हो गई। बाद में ऐलान हो गया कि कई हजार व्यक्तियों का काम बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए और हड़ताल खत्म होने पर भी उन्हें काम में नहीं लिया जाएगा। इससे बड़ी सनसनी फैली, लेकिन हड़ताल जोरों पर है। श्री सप्रेट आदि सज्जन खूब काम कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वे उनकी हर तरह से सहायता करें और उनकी हड़ताल तुड़वाने की जो तैयारी हो रही है वह बंद कराई जाए। मतलब हड़ताल जारी रहनी चाहिए तब तक जब तक कि मांगे ना पूरी हो जाए। इस बात का समर्थन भगत सिंह कर रहे हैं इस लेख में। हम चाहते हैं कि सभी किसान और मजदूर संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए यत्न करें। तो अगेन यहां पर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित उनके ये विचार दिखते हैं और यहां पर ये लेख समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा कि इसके बीच में रीड बिटवीन द लाइंस जो थी, मैं उनको न्याय संगत तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकी। मिलते हैं अगले लेख में। धन्यवाद।